गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी मेंस, पीटी एंड इंटरव्यू के लिए जो उपयोगी न्यूज़पेपर कटिंग्स है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ के बताती हूँ। और इसमें बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल सभी न्यूज़ शामिल हैं जो हमारे बीपीएससी या अदर्स पीसीएस या करेंट अफेयर्स सभी के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। आप मेरे साथ बने रहिए और न्यूज़पेपर को ध्यान से सुनिए। पहला न्यूज़ है, सहायता स्नातक बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी अब 2 साल तक हर माह 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा। पहले मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ इंटर उत्तीर्ण युवक युवतियों को मिल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी इसका फ़ायदा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं और नौकरी रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी और गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, श्रमिकों को वस्त्र के लिए दुगनी राशि, खाते में 5-5 हज़ार भेजें। राज्य में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना की राशि दुगनी कर दी गई है। अब हर श्रमिकों को 2500 रुपये की जगह 5000 रुपये मिलेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों के खाते में बढ़ी हुई राशि भेजी। उन्होंने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ 46 लाख 45 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित की है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16 लाख 4,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में यह राशि भेजी गई। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत योग एवं निबंधित निर्माण कामगारों श्रमिकों की सहायता के लिए वर्ष 2020 से वार्षिक वस्त्र सहायता योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटक महाराष्ट्र के उदाहरणों के साथ राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरों को बचा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने मतदाता सूचियों में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के प्रयास का विषय उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे हमला किया और आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि सीईसी को बहाने बनाना बंद करके कर्नाटक की सीआईडी को वोट चोरी का सबूत सौंपना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राहुल के आरोप गलत और निराधार है। आयोग ने कहा कि किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है और संबंधित व्यक्ति का पद सुने बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता है।
राहुल के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया और दावा किया कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने की राजनीति करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने के आरोप नेता राहुल गांधी के आरोप की गलत और निराधार बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व आर्थिक मंच ने अध्ययन रिपोर्ट में किया दावा, अगले 25 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित असर का किया आकलन। जलवायु परिवर्तन से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्पादकता के स्तर पर अगले 25 साल में कम से कम 1.5 लाख करोड़ डॉलर, करीब 131 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरुवार को जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में यह दावा किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर यह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन का खाद्य एवं कृषि निर्मित पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं देखभाल और बीमा क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का आकलन किया है। जलवायु जोखिमों से अगले 25 वर्षों में अनुमानित 1.5 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान केवल पहले 3 क्षेत्रों से जुड़ा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का वास्तविक बोझ इससे कहीं अधिक हो सकता है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा जरूरी। अध्ययन से कंपनियों से अपने कार्यबल की सेहत को बचाकर रखने, परिचालन में लचीलापन लाने और उत्पादकता की सुरक्षा के लिए अभी से कदम उठाने का आह्वान किया गया है, ताकि जलवायु अनुकूलन का प्रबंधन किया जा सके। WEF के प्रमुख एरिक वाइट ने कहा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा अब कारोबारी निरंतरता और दीर्घकालिक मजबूती के लिए आवश्यक हो गया है। कई पहलों की जरूरत जताई। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु स्वास्थ्य अनुकूलन में जल्द निवेश करने वाले कंपनियां जोखिम घटाने के साथ नवाचार और विकास के नए अवसर भी हासिल कर सकती है। इसमें जलवायु लचीले फसलें, गर्मी से बेअसर दवाएं, शीतलन प्रौद्योगिकी और बीमा के नए मॉडल जैसी पहल का उल्लेख किया गया है। यह निष्कर्ष WEF की टिकाऊ विकास प्रभाव बैठक चंद्रमा और मंगल मिशन पर मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अंतरिक्ष साझेदारी के नए चरण की शुरुआत का संकेत दिया, जहां अधिकारियों और अंतरिक्ष यात्रियों ने इस पर जोर दिया कि कैसे दशकों का सहयोग अब चंद्रमा और मंगल मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी, भविष्य की भागीदारी की सीमाएं शीर्षक से यह कार्यक्रम सोमवार को ह्यूस्टन स्थित इंडिया हाउस में हुआ। इस आयोजन में हाल की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिनमें नासा इसरो के संयुक्त निसार उपग्रह और एक्सियोम मिशन 4 शामिल है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस साझेदारी को वैज्ञानिक अन्वेषण, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्य सहयोग को आगे बढ़ाने वाला एक गतिशील मंच बताया। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कम लागत में नवोन्मेष में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है और अमेरिका के साथ प्रयास आने वाले दशकों में मानव अंतरिक्ष उड़ानों की सीमाओं की ओर आगे ले जा सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अर्थ साइंस डिवीजन की निदेशक कैरन सेंट जर्मेन ने निसार मिशन को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक आदर्श उदाहरण बताया।
जिसने यह दिखाया कि विशेषज्ञता के सहयोग से कैसे वैज्ञानिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग और बुच विल्मोर के साथ शुभांशु शुक्ला भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। शुक्ला ने कहा कि उनकी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की शक्ति और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में सरकार, अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योग, शिक्षाविद और विचारकों समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अर्धमानव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उप अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि गगनयान मिशन के मानव रहित परीक्षण में उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया व्योम मित्र AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम अर्धमानव रोबोट होगा। यह अर्धमानव रोबोट गगनयान मिशन के तहत इस दिसंबर के अंत में प्रक्षेपित होने वाला पहला रोबोट होगा। 3 दिवसीय गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मनुष्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने पर केंद्रित है। नारायण ने कहा कि कार्य जारी है। हमने दिसंबर के अंत तक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए तापमान, दबाव, आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसरो प्रमुख ने कहा, हमने सुरक्षा के लिए एक बचाव प्रणाली की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि 9 पैराशूट यान के समुद्र में उतरने में मदद करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है चुनावों की साख को सवालों से बचाएं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यह काम पारदर्शिता से न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि वैसा होते हुए दिखना भी चाहिए। शायद ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त कभी कभी राजनीतिक दलों नेताओं का प्रिय रहा हो, लेकिन अगर बात उस पर वोट चोरों के संरक्षण देने के आरोप तक पहुंच जाए तो मामले की गंभीरता को समझने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ दांव पर व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगी है, जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। बेशक यह पहला मौका नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, मगर पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कथित साक्ष्यों के साथ लगाए जा रहे आरोप को भी निराधार करार देकर चुनाव आयोग जिस तरह अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहता है, उससे उसकी साख का संकट गहरा रहा है। लगभग 1 दशक तक EVM पर संदेश के बाद पिछले 1 साल में से मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सभी चुनावी पंडित कांग्रेस की जीत पर दांव लगा रहे थे, पर भाजपा को बहुमत मिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी मुकाबले ने भी सबको चौंकाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्तारूढ़ राजग पर भारी पड़ा, तो हरियाणा में मुकाबला बराबरी पर छूटा। पर चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में बाजी पलट गई। भाजपा कहती रही है कि हार की हताश में कांग्रेस पहले EVM और अब चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रही है, लेकिन संदेह और सवाल शायद इससे ज़्यादा तथ्यात्मक ठोस जवाब की मांग करते हैं। मसलन लोकसभा चुनाव में भी कुछ राज्यों में शाम 5 बजे के बाद अचानक मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ गया। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव से पहले 4.5 साल में जितने मतदाता बढ़े उससे भी ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीने में कैसे बढ़ गए। यदि वैसा होने के कुछ अपरिहार्य या व्यवहारिक कारण रहे
तो वे चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करने चाहिए। यही बात बिहार में SIR से शुरू विवाद और अब राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर लागू होती है। दो राय नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हर काम आयोग का विशेष अधिकार है, पर हर अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी होते हैं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह काम पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि वैसा होता हुए जनसाधारण को दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों बिहार में SIR में आधार कार्ड स्वीकार करने और नाम कटे गए मतदाताओं के विवरण सार्वजनिक करने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती तक टाल मटोल करता रहा। एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की अपनी साख के लिए जरूरी है कि वह संदेह से परे रहे। तभी यह संभव है जब उसकी कार्यप्रणाली पारदर्शिता हो तथा जनता के मन में उठने वाले सवालों का वह तथ्यों के साथ संतोषजनक जवाब देने के पहल स्वयं करे। मगर हो यह रहा है कि खुद पर लगने वाले हर आरोप को निराधार बताकर चुनाव आयोग अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेता है और फिर सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला बोला जाता है। अब बिहार में मृत बताकर नाम काटे गए कुछ मतदाता अपने जीवित होने के प्रमाण स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, तो यह SIR की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को इस पर चिंता जतानी चाहिए थी, तो आयोग को गलती स्वीकार करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को चाक चौबंद करने का वादा न्यायालय और जनता से करना चाहिए था। 18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजूरा चुनाव क्षेत्र में क्रमशः वोट काटने और वोट जोड़ने के आरोप पावर प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ गवाह पेश करके लगाए, तब भी आयोग और भाजपा की ओर से ऐसी ही प्रतिक्रिया आई। आयोग ने आरोपों को निराधार बता दिया, तो सत्तारूढ़ दल ने याद दिलाया कि अतीत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया था, तो TN शेषन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इससे क्या यही ध्वनि नहीं निकलती है कि तब मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थे तो अब हमारे हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सत्तारूढ़ दल के प्रति ही निष्ठावान होते हैं तो चुनाव आयोग के संवैधानिक संस्था होने और उसकी साख का क्या अर्थ रह जाएगा। अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा चुनाव क्षेत्र के आंकड़े देकर चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगाए, तो सत्तारूढ़ दल ने रायबरेली और वायनाड समेत कुछ चुनाव क्षेत्रों में फर्जी वोटरों होने के जवाबी आरोप लगाए। आयोग ने राहुल गांधी को एक सप्ताह में हलफनामा देने या माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया, पर सत्ता पक्ष से कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? वैसे अल्टीमेटम की अवधि बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना भी सवाल खड़े करता है। उसी अंदाज में अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है कि वह आलंद चुनाव क्षेत्र में वोट काटने की सुनियोजित खेल में इस्तेमाल किए गए कर्नाटक से बाहर के फ़ोन और डिवाइस के IP एड्रेस आदि के जानकारी राज्य की CID को एक सप्ताह में दे। बकौल राहुल इस बाबत CID FIR दर्ज कर 18 महीने में आयोग को 18 पत्र लिख चुकी है, पर कोई सूचना नहीं दी गई है। अब आयोग कह रहा है कि वोट काटने की वैसी कोशिश की गई थी जिसमें उसमें FIR भी दर्ज है, पर 2023 के मामले में अब स्वीकारोक्ति सवाल खड़े करती है। अब बिना प्रामाणिक जानकारी के कह पाना संभव नहीं है कि कौन सच बोल रहा है,
लेकिन आज दलगत राजनीतिक हितों से ज़्यादा दांव पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की साख लगी है। सरकारें आती जाती रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त भी। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर चुनाव आयोग की साख चली गई तो उसकी बहाली आसानी नहीं होगी। यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी समय रहते समझ लेनी चाहिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का हुआ आगाज। ऊर्जा दक्षता और बेहतर जीवन शैली पर विचार विमर्श। सम्मेलन। नालंदा से दुनिया को मिलेगा विकास का नया मॉडल। ज्ञान की प्राचीन राजधानी नालंदा एक बार फिर वैश्विक मंथन पर केंद्र बन गया है। बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय में ईस्ट एशिया समिट के 3 दिवसीय 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भव्य शुभारंभ हुआ। इनमें 18 देशों के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के विद्वान, राजनयिक और ऊर्जा विशेषज्ञ एक साथ जुटे हैं। इस महामंथन का लक्ष्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। वहीं ऊर्जा दक्षता और सतत जीवन शैली के लिए एक ऐसा नया मॉडल तैयार करना है जो पश्चिमी दुनिया की नकल के बजाय एशियाई मूल्यों पर हो। विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में शुरू हुए 3 दिवसीय समारोह में विदेश मंत्रालय के मुख्य पूर्व पेरियासामी कुमारन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सभ्यता का ब्रांड है। यह विश्वविद्यालय शांति, संवाद और आपसी समझ का केंद्र है और 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाने में हमारे विश्वविद्यालय को ही रास्ता दिखाना होगा। विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा ने का भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा दक्षता हमारा पहला ईंधन है। उजाला योजना से लेकर मिशन लाइफ तक भारत ने साबित किया है कि नीति और प्रौद्योगिकी के साथ व्यक्तिगत आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यह है सदस्य 10 आसियान देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस तो 8 अन्य प्रमुख देशों में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। एशियाई मूल्यों से निकलेगा समाधान। कुलपति। सम्मेलन का एजेंडा तय करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने एक सशक्त और स्पष्ट संदेश दिया। कहा कि आज जब विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम पश्चिमी जीवन शैली की नकल करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें सोचना होगा कि हमारे एशियाई मूल्य क्या हैं, हम किस पर विश्वास करते हैं और किसके लिए खड़े हैं। कुलपति ने नालंदा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि मानवीय और प्राकृतिक मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों का विभाजन पश्चिमी शिक्षा पद्धति के देन है, जबकि एशिया में ज्ञान की संगम की परंपरा रही है। उन्होंने शून्य की अवधारणा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे बौद्ध दर्शन की शून्यता के विचार ने आर्यभट्ट को जीरो की गणितीय अवधारणा दी। इसी दर्शन के आधार पर हमारा यह कैंपस नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो उत्सर्जन और नेट जीरो पानी के मॉडल पर काम कर रहा है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। नालंदा सीमाओं से परे ज्ञान का जीवित विचार है। शिक्षा और आपसी सहयोग ही शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि का सबसे सशक्त मार्ग है।